मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। जिसका था आपको इंतजार, वो शो अब बस शुरू हो गया है। बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड लेकर मैं हाजिर हूँ एक बार फिर से, बबीता जैन। और दोस्तों, स्विमिंग के गेम में अब तक कई रिकॉर्ड्स बने और टूटे हैं, लेकिन आज हम जिस इवेंट से अपने प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं वो 9 जुलाई 1922 की 100 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग है। ये स्विमिंग का बहुत ही जाना माना इवेंट होता है, लेकिन इस दिन के पहले तक कोई भी मेल या फीमेल 100 मीटर की स्विमिंग को 1 मिनट के अंदर पूरा नहीं कर पाया था। पर 1922 में आज ही के दिन एक ऐसा रिकॉर्ड बना जिसने उस समय तक के वर्ल्ड स्विमिंग रिकॉर्ड के साथ साथ इस गेम में मिनट बैरियर को भी ब्रेक कर दिया था। और दोस्तों, जिस खिलाड़ी ने इस कारनामे को किया उसे हम जॉनी वाइजमिलर के नाम से जानते हैं। उन्होंने ये मिनट बैरियर मात्र 58.6 सेकंड्स में 100 मीटर तैराकी के बाद तोड़ा था। सिर्फ यही नहीं, इसके बाद 1924 ओलंपिक में वाइजमिलर ने 3 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज जीता, जबकि 1928 के ओलंपिक्स में 2 गोल्ड अपने नाम किए। इसके अलावा इन्होंने 52 यूएस नेशनल चैंपियनशिप्स और 67 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हासिल किए थे। प्रेजेंट टाइम में ये रिकॉर्ड मेल्स में ब्राजील के सीजार सिएलो फिलियो के पास हैं, जबकि फीमेल में ये रिकॉर्ड जर्मनी की ब्रिटा स्टेफन के नाम है। और आने वाले वक्त में देखते हैं कौन इस मिनट बैरियर को अपने साथ जोड़ पाता है। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। दोस्तों, फिल्म प्यासा का ये गीत हिंदी सिनेमा के मशहूर निर्माता, निर्देशक व अभिनेता गुरुदत्त पर फिल्माया गया था। वैसे तो ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन आज हम गुरुदत्त को उनकी जयंती पर याद करते हुए उनके जीवन के रोचक पलों को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 1950 और 1960 में प्यासा और कागज के फूल जैसी कई सुपरहिट क्लासिकल फिल्में देने वाले इस शख्स का जन्म आज ही के दिन 9 जुलाई 1925 को बेंगलोर में हुआ था। गुरुदत्त का असली नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण है, लेकिन बहुत ही कम लोग उन्हें इस नाम से पहचानते हैं। गुरुदत्त को हिंदी सिनेमा के ऑल टाइम सुपरहिट डायरेक्टर्स में से गिना जाता है। इनके बिना बॉलीवुड का सफर पूरा ही नहीं होता। इनके पिता एक बैंक में कर्मचारी थे और माँ एक टीचर। घर के हालात तंग थे, जिस कारण पैसों की कमी हमेशा ही गुरुदत्त के सामने आती रही। गुरुदत्त का बचपन कोलकाता में बीता, जहां बंगाली रहन सहन में इन्होंने अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई की और यही वजह थी कि उन्होंने अपना सरनेम पादुकोण से दत्त कर लिया था। यूँ तो गुरुदत्त एक बहुत ही अच्छे छात्र थे, पर पैसों की तंगी की वजह से इन्होंने उदय शंकर का ग्रुप ज्वाइन कर लिया। उदय शंकर एक डांस इंस्ट्रक्टर थे। यही वजह रही कि गुरुदत्त ने फिल्मों में काम बतौर कोरियोग्राफर शुरू किया था और फिर सन 1944 में ये मुंबई आ गए। उस जमाने में मुंबई के नजदीकी शहर पुणे में ज्यादा फिल्में बनाई जाती थी। वहीं की प्रभात फिल्म कंपनी में इन्हें 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर जॉब मिल गई। यहाँ गुरुदत्त ने बतौर डांस डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर ज्वाइन किया। फिल्मों से अभी इनका नाता इतना गहरा नहीं था और ये दौर भी काफी मुश्किलों भरा था।
इसीलिए प्रभात में कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद गुरुदत्त एक बार फिर से बेरोजगार हो गए। ये वक्त इतना कठिन था कि ऐसा माना जाता है कि इसी दौर में गुरुदत्त ने अपनी आप बीती लिखी, जिसका नाम रखा गया कश्मकश, जो बाद में फिल्म प्यासा के रूप में नजर आई। तंग आ चुके हैं कश्मकश जिंदगी से हम, तंग आ चुके हैं कश्मकश जिंदगी से हम, ठुकरा न दें जहां को कहीं। ये वो वक्त भी था जब गुरुदत्त की जिंदगी में इनका पक्का दोस्त आया। ये दोस्त आगे जाकर बना लेजेंडरी देवानंद। दोनों ने एक दूसरे से एक बहुत ही अनोखा वादा किया था कि अगर देवानंद कभी प्रोड्यूसर बने तो वो जरूर एक फिल्म गुरुदत्त को डायरेक्ट करने के लिए देंगे, और अगर गुरुदत्त कभी डायरेक्टर बने तो जरूर देवानंद को अपनी फिल्मों में लेंगे। समय बीता और जैसे ही देव साहब ने फिल्म बाजी प्रोड्यूस की तो उन्होंने गुरुदत्त को बतौर डायरेक्टर लिया, और जब गुरुदत्त साहब डायरेक्टर बने तो देवानंद को फिल्म तो जरूर दी, लेकिन उस फिल्म को डायरेक्ट नहीं किया। उस फिल्म के डायरेक्टर थे राज खोसला। इस तरह गुरुदत्त अपना वादा अधूरा ही रख पाए। दोस्तों, इस फिल्म का नाम है CID। आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आँखों ही आँखों में। अब गुरुदत्त साहब की एक के बाद एक फिल्म हिट होती जा रही थी, फिर चाहे वो आर पार रही हो या मिस्टर एंड मिसेस 55, CID हो या फिर प्यासा। 1957 तक गुरुदत्त ने अपना एक अलग मुकाम बना लिया था और फिल्म इंडस्ट्री में भी सबने ये मान लिया था कि ये एकदम अलग हुनर है। लेकिन गुरुदत्त इस बात से बिल्कुल ही बेखबर थे कि वो एक ऐसी फिल्म बनाने वाले हैं जिसके बाद वो डायरेक्शन से संन्यास ले लेंगे, और ये फिल्म है कागज के फूल। बिछड़े सभी बारी बारी। ये किस्से मशहूर हैं कि उन्हें कहा गया था कि वो इस फिल्म को न बनाएं क्योंकि ये फिल्म नहीं चलेगी, और तब इन्होंने कहा कि ये फिल्म मैं अपने लिए बना रहा हूँ, और फिर वही हुआ जिसका डर था। इस फिल्म की असफलता से वो कभी भी उबर नहीं पाए और फिल्मों से डायरेक्शन पूरी तरह छोड़ दिया। ये और बात है कि आगे जाकर ये फिल्म क्लासिक मानी जाने लगी, और ऐसा माना जाता है कि ये फिल्म गुरुदत्त की जिंदगी पर ही आधारित थी। इस फिल्म में एक डायरेक्टर को एक हीरोइन से प्यार हो जाता है और वो अपना सब कुछ धीरे धीरे खोता जाता है। इसके बाद बहुत जल्द फिल्म 14वीं का चांद बनाई गई, जो बॉक्स ऑफिस पर एक जबरदस्त हिट रही, जिसके बाद गुरुदत्त ने कहा था कि जिंदगी में दो ही चीजें होती हैं, या तो आप सफल होते हो या फिर असफल। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। हालांकि डायरेक्शन से गुरुदत्त दूर जा चुके थे, लेकिन ये फिल्में बनाते रहे जिन्हें दूसरे डायरेक्टर्स डायरेक्ट किया करते थे। गुरुदत्त ने सिर्फ अच्छी फिल्में ही नहीं बनाई, बल्कि बहुत अच्छा संगीत भी हमारे सामने रखा। म्यूजिक डायरेक्टर SD बर्मन और OP नैयर के साथ इनकी जोड़ी खूब जमी, और जब जब कोई गाना बनाया गया वो हिट ही रहा। फिल्म प्यासा के लिए ये बात मशहूर है कि गुरुदत्त चाहते थे कि इसमें दिलीप कुमार, नरगिस और मधुबाला रहें, लेकिन काफी सोचने के बाद ये रोल खुद गुरुदत्त ने निभाया। फिल्म में नरगिस और मधुबाला की जगह वहीदा रहमान और माला सिन्हा ने अपने अभिनय से इतिहास रच दिया। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके
प्यार को प्यार मिला। भारतीय सिनेमा में गुरुदत्त एक ऐसे डायरेक्टर थे जिन्होंने वक्त से आगे की फिल्में बनाई, लेकिन अपने आखिरी समय में वो बहुत मायूस हुए। ऐसा माना जाता है कि शराब और नींद की गोलियों की ओवरडोज से उनकी मौत हो गई। ये कूचे ये नीलाम घर दिल कशी के, ये लुटते हुए कारवां जिंदगी के, कहाँ है मुहाफिज खुदी के, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। और आखिरी समय में उन्होंने अपनी पत्नी के बारे में जानने के लिए आशा जी के पास फोन किया था कि क्या गीता उनके साथ है। गुरुदत्त के जीवन का ये आखिरी पल हर किसी के मन में अलग अलग सवाल उठाता रहता है। लेकिन जो भी हो, फिल्म इंडस्ट्री उनके कंट्रीब्यूशन को कभी नहीं भुला सकती है और इसीलिए आज हम सब इस महान निर्माता निर्देशक को सलाम करते हैं। दोस्तों, जिंदगी जीने के कई फलसफे होते हैं, लेकिन ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उन्हें कैसे जीते हैं। कई बार हमारे मन में इतने सवाल उठते रहते हैं कि उनके जवाब भी हमें ही ढूंढने पड़ते हैं। इस दुनिया में बहुत ही कम ऐसे इंसान होते हैं जो ऊंचाई पर पहुंचकर भी जमीन से जुड़ना पसंद करते हैं। उप्पालूरी गोपाल कृष्ण मूर्ति भी एक ऐसी ही शख्सियत है जिन्होंने कभी भी खुद से आत्मविश्वास को कम नहीं होने दिया और दुनिया के सामने एनलाइटनमेंट की सही परिभाषा रखने में कंट्रीब्यूट किया। लेकिन इस महान इंडियन थिंकर की लाइफ में बहुत से ऐसे पल भी थे जो उनके यहाँ तक के सफर में उनके साथी बने। उप्पालूरी गोपाल कृष्ण मूर्ति का जन्म 1918 को साउथ इंडिया के एक छोटे से गांव में हुआ था। इनके दादा तुम्मालुपल्ली गोपाल कृष्ण मूर्ति एक ब्राह्मण थे और थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेंबर भी। इस सोसाइटी में हिंदुइज्म और बुद्धिज्म पर आधारित मान्यताओं पर चर्चाएं और कार्यक्रम किए जाते थे। इन्हीं सब का असर बचपन से ही उप्पालूरी गोपाल कृष्ण मूर्ति के मन पर पड़ा और यही वजह थी कि जिस उम्र में बच्चे खिलौनों के साथ खेलते हैं, उस 3 साल की उम्र में मेडिटेशन के लिए उन्होंने आलती पालती मार कर बैठना शुरू कर दिया। हर दिन सुबह से शाम तक उनके चारों तरफ उपनिषदों और नैष्कर्म्य में सिद्धि जैसी पवित्र किताबों की बातें होती थी, जिस कारण भगवान में इनकी आस्था भी पैदा होने लगी। 12 साल की उम्र में उप्पालूरी जी ने अपने दादाजी के मेडिटेशन को बच्चे के रोने की आवाज से भंग होते हुए देखा और यहीं से उनके मन में ख्याल आया कि हम जैसा दूसरों को सिखाते हैं वैसा कर नहीं पाते हैं। 14 साल की उम्र में उप्पालूरी जी के साथ 3 ऐसी घटनाएं हुई जिनसे वो ऑर्थोडॉक्सी की दुनिया से बहुत दूर हो गए। इसीलिए अब उप्पालूरी अपनी माँ की तस्वीर अपने दिमाग में बसाने के लिए मेडिटेशन करने लगे। दोस्तों, वो एक ऐसी तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहे थे जिसे उन्होंने शायद ही देखा हो, पर आपके सोचने की शक्ति क्या है ये तो आप खुद भी नहीं जानते। उप्पालूरी जी तब तक इसी बात पर डटे रहे जब तक कि उन्होंने तस्वीर नहीं देख ली। 29 वर्ष की उम्र तक वो आधे नास्तिक हो चुके थे। उनकी सोच बदलने लगी और उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिया। यहाँ पर उप्पालूरी ने ईस्टर्न और वेस्टर्न साइकोलॉजी, रहस्यवाद और आधुनिक विज्ञान के रिश्ते पर अध्ययन करना शुरू कर दिया। उनके इस बदलाव ने दुनिया की सोच को बदलना शुरू किया। उप्पालूरी का कहना था कि आपकी समस्या आपसे बेहतर और कोई नहीं सुलझा सकता है, इसीलिए अपने आप में ही उसके समाधान को खोजने की कोशिश करो। मुझे अपना गुरु नहीं बल्कि खुद को ही अपना सब कुछ मानो। अपनी इसी सोच और ज्ञान के जरिए उन्होंने सेक्स, डेथ एक्सपीरियंस, ह्यूमन बॉडी और फिजियोलॉजिकल फिनोमिनन जैसे रहस्यों में एक नई सोच को जन्म दिया। I don't feel jealous. I don't feel envious if you go somewhere else.
It's because I know for certain that you are not going to get anything from anybody there. There is nothing to change there, nothing to be transformed there. That certainty I have. If somebody promises and you fall for that kind of a promise, good luck to you. That's all that I can say. Go where you will, do what you like, but don't waste your time here. You are not going to get anything here. What you are interested, you can get somewhere. For a price, pay and get it. So why bother? उप्पालूरी के पास जब भी कोई किसी सॉल्यूशन के लिए गया तो उन्होंने उसे मना कर दिया और कहा, जाओ और खुद से सोचो, सॉल्यूशन मैं नहीं दे सकता क्योंकि उसे तुम खुद जानते हो। इसीलिए उप्पालूरी गोपाल कृष्ण मूर्ति को एंटी गुरु और अनगुरु के नाम से भी जाना जाता है। आज बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की पूरी टीम उनकी पवित्र आत्मा और सच्चे ज्ञान को सलाम करती है। अब बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में बात करते हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने अपने करियर में अब तक बेस्ट एक्टर के 2 ऑस्कर अवार्ड और 3 गोल्डन ग्लोब और इसके अलावा कई अवार्ड्स जीते हैं। ही इज एन अबनॉर्मल नॉर्मल मैन जिसने 1 दशक तक बॉक्स ऑफिस हिट्स में अपना नाम कायम रखा। कई हिट और कंट्रोवर्शियल फिल्मों से लोगों को अपना दीवाना बना चुके इस स्पेशल चार्मिंग एक्टर का बर्थडे है आज और इनका नाम है टॉम हैंक्स। टॉम का जन्म 1956 में कैलिफोर्निया में हुआ था, लेकिन टॉम 5 साल के ही थे कि उनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया और टॉम अपने पिता के साथ रहने लगे। अपनी पढ़ाई के दौरान टॉम ने द आइसमैन कॉमेट में यूजीन ओनेल्स की एक्टिंग देखी और खुद भी यही मकाम हासिल करने की सोच ली। इसके बाद टॉम कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी से थिएटर प्रोग्राम सीखने लगे और 1977 में ग्रेट लेक्स समर शेक्सपियर फेस्टिवल से अपने करियर की शुरुआत की। ये टॉम की पहली परफॉर्मेंस थी, जिसके बाद इन्होंने शेक्सपियर के कई प्ले में पार्टिसिपेट किया। समर्स में टॉम शेक्सपियर के प्ले में परफॉर्म करते और विंटर में कम्युनिटी थिएटर कंपनी में बैक स्टेज काम करते। 1980 में टॉम ने कॉलेज छोड़ दिया और न्यूयॉर्क आ गए। कई दिनों तक ऑडिशंस दिए, लेकिन थकान का नामो निशान नहीं था इस यंग स्टार के चेहरे पर। आखिर में 1980 में ही नोज यू आर अलोन में उन्हें एक छोटा सा रोल मिला। उसी साल एबीसी ने टॉम के टैलेंट को पहचाना और टेलीविजन सिटकॉम बॉसकॉम बडीज में इन्हें कास्ट किया। हालांकि 2 सेशंस के बाद ये शो बंद हो गया, लेकिन अब तक टॉम को थोड़ा बहुत एक्सपोजर तो मिल ही चुका था। इसीलिए उन्हें हैप्पी डेज, द लव बोट जैसे शो में गेस्ट अपीयरेंस का मौका मिला। हैप्पी डेज में टॉम के को स्टार रहे रॉन हावर्ड ने उन्हें अपनी फिल्म में सपोर्टिंग एक्टर का रोल दिया, लेकिन किस्मत ने टॉम का साथ दिया और ये रोल जॉन कैंडी को दे दिया गया। अब टॉम हॉवर्ड की स्प्लैश फिल्म में मेन रोल में थे। और 1984 में रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में कमाल कर दिया और टॉम हैंक्स अब इंडस्ट्री का जाना पहचाना नाम बन गया। 1988 में पेनी मार्शल की बिग में टॉम ने 13 साल के एक ऐसे बच्चे का रोल किया था जिसे एक ही रात में 35 साल के आदमी के शरीर में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है। इस फिल्म को दर्शकों ने पसंद भी किया और क्रिटिसाइज भी, लेकिन टॉम के लिए ये फिल्म बहुत ही खास थी क्योंकि इस फिल्म ने उन्हें बेस्ट एक्टर का अकेडमी अवार्ड दिलवाया। 1993 में टॉम ने 2 बड़ी ऑस्कर विनिंग फिल्में दी। पहली रोमांटिक कॉमेडी स्लीपलेस इन सियाटल और दूसरी फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया में उन्होंने एक हाई पेड लॉयर का रोल निभाया था जिसे एड्स के कारण कंपनी से निकाल दिया जाता है। I could have you removed from the ER. Really? Look. He's upset. He's sorry. No, don't apologize for me, okay? Okay, he's not sorry. Let's do this. Let's find out what the blood work tells us. I will try to give you a specimen, some hospital food may help me along, and then we might hear from Dr. Gilman, and we can start from there, okay? Everybody happy? All right? Okay. All right?
इन दोनों के लिए टॉम को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। ये किसी एक्टर के लिए पहला मौका था जब उसने 2 ऑस्कर जीते हों। And the Oscar goes to Tom Hanks in Philadelphia. I could not be standing here without that undying love that was just sung about by not Bruce but Neil Young. And I have that in a lover that is so close to fine, we should all be able to experience such heaven right here on earth. I know also that I should not be doing this. I should not be here, but I am because of the union of such filmmakers as Ed Saxon, Ron Nicewaner, Christy Z, Attack Fujimoto, Jonathan Demme, who seems to have these attached to his limbs for every actor that works with him of late. And a cast that includes Antonio Banderas, who second to my lover is the only person I would trade for. And a cast that includes many other people, but the actor who really put his film image at risk and shown because of his integrity, Mr. Denzel Washington, who I really must share this with. 1999 के अंत तक टॉम हॉलिडे बॉक्स ऑफिस के टॉप पर थे। टॉम हैंक्स अब हॉलीवुड की पहली पसंद बन चुके थे और फिर 2002 से उन्होंने फिल्म प्रोडक्शन में अपने काम की शुरुआत की। आज भी टॉम हॉलीवुड के एक पावरफुल और वेल रिस्पेक्टेड एक्टर हैं, जिन्होंने You've Got Mail, कास्टअवे, फॉरेस्ट गंप और क्लाउड एटलस जैसी लेजेंडरी फिल्म्स को अपने अभिनय से सजाया है। तो आज बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की पूरी टीम की तरफ से उनके जन्मदिन पर उन्हें ढेर सारी गुड विशेस। वैसे हमारे बॉलीवुड में भी ना एक से बढ़कर एक कलाकार रहे हैं, जिन्हें उनके काम के लिए आज भी जाना जाता है। दोस्तों, शोले के ठाकुर को तो आप सब जानते ही हैं। ठाकुर न झुक सकता है न टूट सकता है, ठाकुर सिर्फ मर सकता है काशीराम। इनका जन्म आज ही के दिन 1938 में गुजरात में हुआ था। इन्होंने अपने करियर में 2 नेशनल फिल्म अवार्ड समेत कई बड़े अवार्ड्स जीते थे। रोमांटिक से लेकर थ्रिलर हर तरह की फिल्मों में काम किया और अपनी एक्टिंग से ये साबित कर दिया कि ये ठाकुर किसी से कम नहीं। फिल्म स्कूल में मिले एक मौके ने संजीव कुमार को बॉलीवुड का जाना पहचाना चेहरा बना दिया। संजीव जी ने अपने करियर की शुरुआत 1960 में आई फिल्म हम हिंदुस्तानी से की थी। 1965 में आई फिल्म निशान में वो पहली बार प्रोटैगनिस्ट यानी मेन रोल में नजर आए। 1968 में उन्होंने उस समय के मशहूर कलाकार दिलीप कुमार के साथ संघर्ष में काम किया। इस फिल्म को देखकर लोगों को ये एहसास हो गया था कि अब जमे हुए सितारों को टक्कर देने वाला कोई आ चुका है। दीपक, तुम अपनी खुशी से जो चाहो इसमें से ले सकते हो। नहीं सेठ जी, एक मजदूर की थाली में बख्शीश का टुकड़ा डालकर उसके भोजन में जहर न मिलाइए। और 1970 में उनकी फिल्म खिलौना ने संजीव को असली पहचान दी। इसके बाद सीता और गीता, मन चली, आपकी कसम से संजीव बॉक्स ऑफिस के स्टार बन गए। मशहूर निर्देशक गुलजार के साथ इन्होंने 9 फिल्में की। फिल्म कोशिश में गूंगे और बहरे के रोल ने इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिलवाया। फिल्म इंडस्ट्री में संजीव कुमार एक ऐसे लौते एक्टर थे जो एक साथ हीरो, विलेन और कैरेक्टर रोल कर रहे थे। ये उनकी सबसे बड़ी ताकत और खासियत थी कि संजीव की डायलॉग डिलीवरी और संजीदेपन ने उन्हें बहुत ही कम समय में एक बेमिसाल कैरेक्टर आर्टिस्ट बना दिया। सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता। ये तो रोज निकलता होगा, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
मात्र 47 साल में इन्होंने दुनिया से तो अलविदा कह दिया, लेकिन हिंदी सिनेमा के पन्नों में ये नाम आज भी अमर है। टिक टिक करती घड़ी की सुइयां अब हमें ज्यादा समय नहीं दे रही हैं, तो फिलहाल इस चुलबुली बबीता को दीजिए यहीं पर इजाजत। डेफिनेटली हम मिलेंगे बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में। बाय बाय। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, काटे बदले फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी आसमान। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह।